नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज का वीडियो है थ्योरी से रिलेटेड है। बिहार लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है तो थ्योरी इस वीडियो में हम करवाएंगे। और जो जिस बुक से हम करवाएंगे उस बुक का नाम है रुक्मणी प्रकाशन का है, क्लास नोट्स करके आया हुआ है अभी मार्केट में। तो आप लोग देख सकते हैं नज़दीकी अपने दुकान, जो भी बुक का दुकान होगा तो वहाँ पर आप लोग को ईजिली आराम से मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर हम PDF सब अपलोड करते हैं तो आप लोग को मतलब इजीली मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो जो है इसका पहला चैप्टर है पुस्तकालय, परिभाषा, इतिहास एवं भूमिका। जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसका क्या परिभाषा है, क्या उसका इतिहास है और क्या भूमिका है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें है कि पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो पुस्तकालय है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तक प्लस आलय। इसका संधि विच्छेद हुआ पुस्तक प्लस आलय, अर्थात पुस्तकों को संग्रहित करने का स्थान, मतलब जहाँ पे बुक को रखा जाता है उस जगह को कहा जाता है पुस्तकालय। ठीक है, चलिए आगे। प्राचीन काल में पुस्तकालय की भूमिका एक संग्रहालय के जैसी थी और पुस्तकें केवल शोभा बढ़ाने के लिए थी जो आम लोगों के पहुंच से बाहर थी। मतलब प्राचीन काल में जो पुस्तकालय था वो सिर्फ एक संग्रहालय के रूप में था, मतलब सिर्फ उसमें किताबें थी और वो जो किताबें थी सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए, ना कि किसी के यूज के लिए, ना कि आम पब्लिक के यूज के लिए। ठीक है, सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए पुस्तकालय में पुस्तकें थी प्राचीन काल में। आगे है डॉक्टर SR रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए। आप लोग को पता है कि 5 लॉज जो सिद्धांत दिए हैं SR रंगनाथन ने कब दिए हैं, 1931 में। ठीक है, एक पुस्तक के रूप में बुक लॉन्च होता है 1931 ईस्वी में, जिसमें 5 लॉज नाम से पुस्तक लॉन्च होता है। ठीक है, तो उसमें जो पहला सूत्र है पुस्तकें उपयोग के लिए है। यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तकें आम लोगों तक पहुँचे। पहला लॉ जो है पुस्तकें उपयोग के लिए है, उसका मतलब हुआ कि यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तकें आम लोगों तक पहुँचे, मतलब आम पब्लिक के पास पहुँचे, हर एक गांव तक पहुँचे। ठीक है, आगे है आधुनिक युग में सूचनाओं के विशाल साहित्य के प्रबंधन और पाठकों तक सही सूचना पहुंचाने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। मतलब आजकल के युग में, इस आधुनिक युग में जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के विशाल साहित्य के प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट और पाठकों तक सही सूचना पहुंचाने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। मतलब सही सूचना हर एक पाठक के पास पहुंचे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। नहीं तो आजकल बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है सूचना को लेके। आप लोग यूट्यूब पे ही देख सकते हैं कि कितना इन्फॉर्मेशन गलत देता है, खास करके इधर ही इसकी हाल फिलहाल का मतलब लाइब्रेरियन से रिलेटेड ही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि इतना यूट्यूब चैनल है कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना मिसयूज मतलब करता है इन्फॉर्मेशन को लेके, कि आज स्टेट आ गया तो कल ये है, सिलेबस ये है, निगेटिव रहेगा तो इतना मार्क्स लाना होगा, नहीं तो इतना मार्क्स नहीं लाइएगा तो मतलब आप फेल हैं, तो पास है। मतलब व्यूज़ के चक्कर में पूरा मिसयूज हो रहा है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि पाठकों तक जो सही सूचना पहुँचे वो कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पुस्तकालय का इतिहास। जो पुस्तकालय है उसका इतिहास क्या है, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक है, तो प्राचीन काल में हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाणों से पता चलता है कि उस समय शिलालेखों आदि के भंडारण के लिए भंडारगृह बनाए गए थे। प्राचीन काल में क्या था, शिलालेख था, तो उसके भंडारण के लिए, उसके रखरखाव के लिए भंडारगृह बनाया गया था। ठीक है, आगे है
चीनी यात्री इत्सिंग, इत्सिंग कहाँ का यात्री था? चीन का था। चीनी यात्री इत्सिंग ने अपने लेखों में नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का वर्णन किया है, उल्लेख किया है। कहाँ का? तो नागार्जुन विद्यापीठ। कौन किया नागार्जुन विद्यापीठ पुस्तकालय का उल्लेख? चीनी यात्री इत्सिंग ने किया है। अगला है चीनी यात्री वेनसांग। वेनसांग ने नालंदा के प्रसिद्ध पुस्तकालय धर्मगंज का विस्तृत वर्णन किया है। जो नालंदा विश्वविद्यालय हम लोग का बिहार में, उसमें पुस्तकालय भवन जो था, उस पुस्तकालय भवन का नाम था धर्मगंज। क्या नाम था? धर्मगंज। तो इसका वर्णन कौन किया, विस्तृत वर्णन? तो चीनी यात्री था वेनसांग। ठीक है। अगला है नालंदा पुस्तकालय में 3 भव्य इमारतें थीं। नालंदा पुस्तकालय जो था, इसमें एक चीज़ गलत लिखा हुआ है। 3 भव्य इमारतें थी, रत्न सागर, रत्नोधि और धर्मगंज। नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय में जो था, नालंदा यूनिवर्सिटी में एक पुस्तकालय भवन था। उस पुस्तकालय भवन का नाम था धर्मगंज। ठीक है। उस धर्मगंज में 3 कमरा था। ठीक है, 3 रूम था। उस तीनों रूम का अलग अलग नाम था। एक का नाम था रत्न सागर और दूसरा का नाम था रत्नोधि, और तीसरा का नाम था रत्न रंजिका। चलिए आगे। अगला है कि बख्तियार खिलजी ने 1205 ईस्वी में इस पुस्तकालय को आग लगा दी। ये जो पुस्तकालय है धर्मगंज नालंदा विश्वविद्यालय का, इसमें क्या किया? 1205 ईस्वी में आग लगा दिया। कौन? बख्तियार खिलजी नामक शासक जो था। और यह इसमें इतना पुस्तक था कि मतलब 6 महीना तक ये जलता रहा। समझ लीजिए कि कितना पुस्तक होगा कि 6 महीना तक ये पुस्तकालय जलता रहा। ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। नालंदा पुस्तकालय का पूछेगा कि उसके भवन का क्या नाम है, तो धर्मगंज है। 3 रूम था, 3 कमरा का क्या क्या नाम था? रत्न सागर, रत्नोधि, रत्नरंजिका। और इसमें कौन आग लगाया था? तो बख्तियार खिलजी ने आग लगाया था। तो कब लगाया था? 1205 ईस्वी में आग लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में क्या था? पुस्तकालय का इतिहास। मुगल शासकों ने पुस्तकालय के विकास पर जोर दिया। लगभग हर राजा के महल में एक निजी पुस्तकालय होता था। मुगल शासकों ने क्या किया? पुस्तकालय के विकास पर जोर दिया और हर राजा के महल में एक निजी पुस्तकालय होता था, मतलब अपना प्राइवेट लाइब्रेरी होता था, वो आम जनता के लिए नहीं था। ठीक है। अगला है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शाही ग्रंथालय स्थापित किया। अकबर ने क्या किया? फतेहपुर सीकरी में शाही ग्रंथालय स्थापित किया। चलिए अगला देखते हैं। अकबर ने क्या किया? फतेहपुर सीकरी में शाही ग्रंथालय स्थापित किया। आगे है इसे ही अकबर के साम्राज्य इम्पीरियल ग्रंथालय कहा जाता था। फतेहपुर सीकरी में जो शाही ग्रंथालय स्थापित किया, इसे ही अकबर के साम्राज्य इम्पीरियल ग्रंथालय कहा जाता था। ठीक है। आगे है कि बाबर और हुमायूं भी पुस्तक प्रेमी थे और हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल कर हुई थी। तो पूछेगा कि किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय के सीढ़ियों से फिसल कर हुई थी? तो हुमायूं। अगला है अकबर के कार्यकाल में पुस्तकों का एक अलग विभाग बनाया गया था। किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में। और जिसके निदेशक को क्या कहा जाता था? तो नाजिम कहा जाता था। नाजिम कहा जाता था। अगला प्रश्न है अब देखते हैं आज़ादी के पूर्व। आज़ादी से पहले क्या था पुस्तकालय का इतिहास? तो 15वीं सदी में प्रेस मशीन के आविष्कार पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन में भारी वृद्धि हुई। 15वीं सदी में प्रेस मशीन का आविष्कार हो जाने से क्या हुआ? पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन में भारी वृद्धि हुई। पहले क्या था? जो पांडुलिपि था, कागज़ पे लिखा जाता था या पेड़ के पत्तों पे लिखा जाता था,
कपड़ा पे लिखा जाता था, सूती कपड़ा पे। तो इस तरह से पहले पुस्तक बनता था। लेकिन जब 15वीं सदी में प्रेस मशीन का आविष्कार हो गया तो पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन में भारी वृद्धि हो गया। आगे है, अंग्रेज़ों के शासन काल में इम्पीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो मद्रास में है, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई जैसे पुस्तकालयों की स्थापना हुई। आगे है, शुरुआत में ये पुस्तकालय केवल विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित था। शुरुआत में ये सब जो पुस्तकालय बना था, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, ये सब जो पुस्तकालय का स्थापना हुआ था तो ये सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए था, न कि आम जनता के लिए। तो आम जनता के लिए कब खोला गया? तो 1930 में इन्हें आम जनता के लिए खोला गया। अगला है, स्वतंत्रता के बाद शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक पुस्तकालयों का तेज़ी से विकास हुआ। क्या हुआ? आज़ादी के बाद शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक पुस्तकालयों का तेज़ी से विकास हुआ। आगे है, राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित होने से पुस्तकालयों का विकास तेज़ी से हुआ। मतलब हर एक राज्य क्या किया? लाइब्रेरी एक्ट पारित करने लगा। उससे क्या हुआ कि पुस्तकालय का विकास तेज़ी से हुआ। जैसे अब बिहार का लाइब्रेरी एक्ट कब हुआ? तो 2008 में हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा ही कि बिहार का लाइब्रेरी एक्ट जो है, पुस्तकालय अधिनियम बिहार का कब पारित हुआ है? तो 2008 में पारित हुआ है। अगला है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुआ? 1948 में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया। पूछेगा क्वेश्चन कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। इस आयोग में अनुशंसा की गई कि विश्वविद्यालय के कुल बजट का, जितना विश्वविद्यालय का कुल बजट रहेगा उसका 6.25% या 40 रुपया प्रति छात्र पुस्तकालय पर खर्च किया जाना चाहिए। मतलब विश्वविद्यालय का जितना बजट रहेगा उस बजट का 6.25% या प्रत्येक छात्र 40 रुपया पुस्तकालय पर खर्च किया जाना चाहिए। ये था इस आयोग का सिफारिश। आगे है, अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की स्थापना की। क्वेश्चन पूछेगा पुस्तकालय समिति की स्थापना कब हुआ? तो 1957 हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किसने इस समिति का स्थापना किया? तो यूजीसी ने स्थापना किया। ठीक है, यूजीसी का गठन कब हुआ? 1953 में। कानूनी रूप से कब बना? 1956 में। ठीक है, चलिए आगे। अगला है, भारत सरकार ने 1957 में केपी सिन्हा के अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया। पूछेगा सलाहकार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो केपी सिन्हा की अध्यक्षता में। कब हुआ है? 1957 में हुआ है, गठन किया गया। इसका क्या था, क्या उल्लेख किया? ये उल्लेख किया सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तकों के लिए स्थिर भंडार का उल्लेख किया। पूछेगा सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तकों के स्थिर भंडार का उल्लेख कौन सा समिति किया है? तो सलाहकार समिति किया है। इसके अध्यक्ष कौन थे? केपी सिन्हा। अगला है, 1964 से 66 में कोठारी आयोग की स्थापना की गई, जिसने पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण के लिए अधिक अनुदान की सिफारिश की। इसमें कुल बजट के 6.5% देने की अनुशंसा की, 6.5%। ठीक है, आधुनिकीकरण के लिए अधिक अनुदान की सिफारिश कौन सा आयोग किया? तो कोठारी आयोग। ठीक है, इसमें कुल बजट का कितना? तो 6.5%। और कोठारी आयोग कब हुआ? 1964 से 66। उसका क्या अवधि है? 1964 से 66। अगला है, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1991 में इनफ्लिवनेट
इन्फ्लूनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क का स्थापना कब हुआ? 1991 में। किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में स्थापना हुआ। जिसका उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास करना। शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास करना इन्फ्लूनेट का उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तकालय की परिभाषा। पुस्तकालय अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है, जो लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से आया है। पूछेगा कि लाइब्रेरी शब्द जो आया है लैटिन भाषा की शब्द से आया है, लाइबर शब्द से आया है। लाइबर से ही लाइब्रेरिया बना है और लाइब्रेरिया का अर्थ है हाउस ऑफ बुक, बुक का घर। अगला है, कई देशों जैसे फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, उसमें क्या है, लाइब्रेरी के स्थान पर बाइबिलियोथेक्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाइबिलियोथेक्यू शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फ्रांस और बेल्जियम जैसे देश में। अगला है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल करना तथा उसको पाठकों की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कि ये कथन किसका है। आगे है, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार क्या है? पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है या स्थापना है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल और रखरखाव करना तथा व्यवस्था कर पाठकों को नियमित पाठक के रूप में बदलने का कार्य करना। मतलब पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है, उसका मतलब वहाँ पुस्तकों का संग्रह करके उसका देखभाल करना, उसका रखरखाव मैनेजमेंट सही से करना और पाठक जो आएगा उसको नियमित पाठक बनाना। मतलब एक दिन आया तो उसको रेगुलर बेस पे उस पाठक को नियमित रूप से बदलने का कार्य करना। ये कथन डॉक्टर रंगनाथन का है। चलिए आगे, पुस्तकालय की भूमिका। पुस्तकालय की भूमिका तो पहला क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में ये ग्रामीण समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। ये ग्रामीण समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे किसानों को नई तकनीक की जानकारी देना, महिलाओं को स्वास्थ्य और पालन पोषण के बारे में शिक्षित करना। ये प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी सहायक है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया। पूछेगा कि सार्वजनिक पुस्तकालय को खोलने का प्रोत्साहन कौन देता है? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका स्थापना कब हुआ? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का 1972 ईस्वी में। इसका काम है पब्लिक लाइब्रेरी का प्रोत्साहन देना, उसका वित्त से रिलेटेड मतलब उसका क्या फंडिंग होगा, हर एक चीज़ व्यवस्था करना राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का काम है। सार्वजनिक पुस्तकालय का देखभाल करना। ठीक है, आगे है, शैक्षणिक पुस्तकालय के रूप में ये पुस्तकालय छात्रों में अध्ययन की रुचि बढ़ाते हैं और शिक्षा को स्तर को ऊंचा उठाते हैं। ये पाठ्यक्रम के अलावा भी अन्य पाठ्य सामग्री प्रदान करते हैं जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। मतलब शैक्षणिक पुस्तकालय के रूप में जैसे स्कूल लाइब्रेरी हो गया, जैसे अभी जो वैकेंसी निकलेगा तो 9th-10th में निकलेगा हाई स्कूल में, फिर 11th-12th हो गया, तो इसी तरह से जैसे स्कूल लाइब्रेरी हो जाता है, फिर कॉलेज लाइब्रेरी, फिर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो उसी में कहने का मतलब यही हुआ शैक्षणिक पुस्तकालय के रूप में, जिसमें स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और तीसरा है विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में। तीसरा क्या है? विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में ये अनुसंधान, चिकित्सा उद्योग, व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी विशिष्ट समूह का सूचना आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो विशिष्ट पुस्तकालय जैसे हो गया, जैसे एम्स का आप लोग सुने होंगे, एम्स लाइब्रेरी का वैकेंसी निकला है, या आईआईटी जो भी है भारत में आईआईटी, वहाँ पर भी लाइब्रेरियन का नियुक्ति होता है। जैसे फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया। तो इस तरह से विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में ये अनुसंधान, चिकित्सा उद्योग और व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी विशिष्ट समूह का सूचना आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, आगे है मनोरंजन के क्षेत्र में पुस्तकालय मनोरंजक और हास्य व्यंग्य की पुस्तकें उपलब्ध कराकर ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे कॉमिक्स हो गया, पहले कॉमिक्स आता था, जब इंटरनेट का दुनिया नहीं था तो कॉमिक्स लोग पढ़ता था।
ठीक है, मोटू पतलू की किताबें, मतलब ये ढेर सारा जो मनोरंजक किताबें हैं, इससे भी बच्चे लोग में ज़्यादा ही प्रचलित है, तो मनोरंजक के क्षेत्र में। अगला है सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में। पुस्तकालय दुर्लभ प्रलेखों और पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन जैसी नई तकनीक के माध्यम से संरक्षण करते हैं। जो पुराना हम लोग का साहित्य है, पांडुलिपि सब है, उसका सही तरीक़ा से डिजिटलाइजेशन करके और नई तकनीक के माध्यम से उसका संरक्षण करना, कि ताकि भावी पीढ़ी जो भी आवे तो वो अपने देश के संस्कृति इतिहास के बारे में पढ़ सके। अगला है सूचना प्रसारण के क्षेत्र में। पुस्तकालय अपनी संग्रहित सूचनाओं को पुस्तक प्रदर्शनी जैसे विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस तरह से पहला टॉपिक जो पुस्तकालय का परिभाषा, इतिहास और भूमिका था, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अब मॉडल क्वेश्चन जो दिया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला मॉडल क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या है? तो पहला सूत्र हो जाएगा पुस्तक के उपयोग के लिए। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? तो लाइबर शब्द से हुआ है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का क्या नाम था? तो धर्मगंज नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नालंदा पुस्तकालय को किस शासक ने 1205 में आग लगा दी थी? तो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है इम्पीरियल ग्रंथालय की स्थापना किस शासक ने की थी? अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है अकबर के कार्यकाल में पुस्तकों के महकमे के निदेशक को क्या कहा जाता था? तो नाजिम कहा जाता था। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 1957 में किसकी अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की स्थापना की? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की अध्यक्षता में। कोठारी आयोग की स्थापना किस अवधि में हुआ था? अगला प्रश्न है कोठारी आयोग की स्थापना किस अवधि में हुआ था? 1964 से 66। नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का वर्णन किस चीनी यात्री ने अपने लेख में किया है? तो इत्सिंग किया। चीनी यात्री इत्सिंग था। अगला प्रश्न देखते हैं सूचना और ग्रंथालय नेटवर्क इन्फ्लिवनेट की स्थापना प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किस वर्ष हुआ? तो 1991 में हुआ। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट की मौत पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर हुई थी? तो हुमायूं की। अगला प्रश्न है सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में किस फाउंडेशन का सराहनीय योगदान रहा? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका स्थापना कब होता है? 1972 में। अगला प्रश्न है पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुस्तकों का आलय। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में पुस्तकालय का स्वरूप एवं भूमिका किसके रूप में थी? तो एक संग्रहालय के रूप में थी प्राचीन काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो मद्रास में स्थित है। अगला प्रश्न है किस आयोग ने सिफारिश की थी कि विकासशील विभाग के लिए अपने पुस्तकों के गठन और अत्याधुनिक बनाने के लिए अधिक अनुदान दिया जाना चाहिए? तो किसने कहा था? तो कोठारी आयोग ने कहा था। अगला प्रश्न है CAS तथा SDI का पूरा नाम क्या है? जो शोधार्थियों को नवीन सूचनाएं प्रदान करती है। तो इसका पूरा नाम क्या है? CAS। इसका हो जाएगा करेंट अवेयरनेस सर्विस। CAS का फुल फॉर्म करेंट अवेयरनेस सर्विस। और SDI का फुल फॉर्म हो जाएगा सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा SDI का पूरा नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उद्योग एवं व्यापार की ज्ञान परक सूचनाएं देना किस प्रकार के पुस्तकालय का कार्य है? हो जाएगा विशिष्ट पुस्तकालय का। अगला प्रश्न है प्राचीन प्रलेखों और पांडुलिपियों को वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है।
तो इसका क्या हो जाएगा, डिजिटलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन प्रलेखों और पांडुलिपियों को वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए किस नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, डिजिटलाइजेशन का। अगला प्रश्न देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शाही पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष किसे नियुक्त किया था, तो अमीर खुसरो को। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शाही पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष किसे नियुक्त किया था, अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने नालंदा पुस्तकालय धर्मगंज का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, तो वेनसांग। अगला प्रश्न है, नालंदा पुस्तकालय की 3 बड़ी इमारतों में से निम्नलिखित में से कौन एक नहीं था। इसमें पूछ रहा है नहीं, तो ऑप्शन है रत्न सागर, रत्नोधि, धर्मगंज, रत्नरंजक। तो कौन नहीं था, यहाँ देखिए लाइब्रेरी 3 बड़ी इमारतें जो था, रत्न सागर भी था, रत्नोधि और रत्नरंजी का। लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज, जो पुस्तकालय भवन था उसका नाम था धर्मगंज, जबकि उसमें 3 कमरा था। 3 कमरा में से अलग अलग नाम था। एक का नाम था रत्न सागर, दूसरा का रत्नोधि और तीसरा का नाम रत्नरंजी का था। ठीक है, तो यहाँ जो है ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। इसका आंसर दिया हुआ है 22 का डी रत्नरंजक, जो गलत है, ऑप्शन ही गलत है। चलिए आगे देखते हैं। गाँव में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने के पीछे मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसी का काम है सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने का, मेन जो देख रेख करता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ही देख रेख करता है सार्वजनिक पुस्तकालय का। अगला प्रश्न है, कई देशों में लाइब्रेरी के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग प्रचलन में है, तो आई विल यू थैंक यू। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय का एक अतिरिक्त कार्य और नियमित पाठकों को नियमित पाठक बनाना ताकि क्या हो सके, तो पुस्तकों का अधिकतम उपयोग हो सके। ठीक है, इस तरह से हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। थ्योरी भी हम लोग देख लिए और जो मॉडल क्वेश्चन इसमें दिया गया है उसको भी डिस्कस कर लिए। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप लोग का साथ अच्छा रहा तो इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।